हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया होंगे, सभी के हालचाल बहुत बढ़िया होंगे ना। प्री बोर्ड चल रहा है, एग्जाम दे के आ रहे होंगे आप लोग डेली डेली, है ना। तो आज जो है ऑलमोस्ट बहुत से स्टूडेंट्स का प्री बोर्ड था, आज के दिन ही था, मैथ्स का प्री बोर्ड था। तो आप लोग जिन लोगों का प्री बोर्ड आज था वो लोग बताएं है ना कैसा गया आपका पेपर, है ना, और कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए ये वीडियो 75 डेज वाले शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह। तो प्लीज़ लेट मी नो ना, आपके थ्रू ही मुझे पता चलेगा कि वीडियोस हेल्पफुल रहे नहीं रहे, कहाँ काम आए। कुछ क्वेश्चन आज मैच भी करने चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैंने ट्राई किए थे कि बहुत से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मैच करने चाहिए वैसे तो ना। चलिए ठीक है, तो फायदा होना हो आपने को तो ये सीरीज कंप्लीट करनी ऑलमोस्ट आपको हुआ ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता फायदा ना होना आपको। बहुत से क्वेश्चंस आपके मैच हुए होंगे, मैंने कुछ कुछ पेपर देखे भी हैं, चेक भी किए ऑलमोस्ट ना। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मतलब जो आपको बताया गया, तो ऑलमोस्ट बहुत से क्वेश्चन मैच हुआ, ट्रिक्स वगैरह काम भी आए होंगे आपके। ठीक है सर, चलो तो इसी के साथ में अपन जो स्टार्ट करते हैं आज का ना। आज हमारे 75 आर डे चैलेंज का 38 डे है, और 38 डे के दिन आज हम स्टार्ट करने वाले अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम दूसरी लैंग्वेज में अगर आप देखो एकदम सरलता समझे तो उसे हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। क्यों ऐसा, है ना। देखो अभी आपने जो पढ़ा था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर आपने जो है ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ना, किस लिए पढ़ा जाता है, वो सारी चीजें आपने पढ़ा वहां पे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे होता है ना, वो चीज हमने पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों होता है, एप्लीकेशन, उसके यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ काम आता है डेली लाइफ में ना, वो चीजों को हम कवर करेंगे। इसे कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन उसके यूजेस है, तो कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज जो होता है ज्योमेट्रिक लाइफ में है ना, और ज्योमेट्री का फॉर्म में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ क्या यूज होता है, तो हम नॉर्मली हाइट या फिर डिस्टेंस निकालने के लिए हम उसका यूज करते हैं। ये कैसे होता है जरा ध्यान से देखो। इस चीज को बहुत ही आसानी समझाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक टावर दे रखा है ना, और ग्राउंड पे ना कुछ दूरी पे ना यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, जो उस टावर के टॉप पे देखने की कोशिश कर रहा है। डन। जब आप इस टावर के टॉप पे देख रहे होंगे तो एक्चुअल में होता क्या कि आप जब ऐसे ऊपर दो ना किसी भी चीज, आप ऊपर देख रहे हो तो ऊपर देखने के लिए ना आपकी गर्दन आप ऐसे हल्का सा ऊपर करते हो। आप जब आप ऊपर करोगे तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ट्राई करके देखना ना, आप ऐसा रखना, ठीक है। और जब आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ना आपके ये उंगलियों के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा। उस एंगल को जो है हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा और इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों एलिवेशन सर, एलिवेशन क्यों कहते हैं, बस कहते हैं सर, है ना। अब ये थोड़ी होता कि एलिवेशन क्यों कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, नीचे से आप ऊपर की तरफ देखोगे तो उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन होती है इस चीज को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। सर क्या ये चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है? हाँ बेटा जरूरी इसलिए है, ये आपके वन वर्ड में एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है ना कि लाइन ऑफ साइट क्या हो सकता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो सकता है, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। डन। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो मैंने जो पॉइंट बताया ये एक लड़के को रिप्रेजेंट किया मैंने ना, तो यहाँ पे जो भी ह्यूमन बॉडी होगी ना, कोई लड़का है, लड़की है, कोई अंकल है, आंटी है, भैया भौजी, चाचा चाची, कुछ भी हो, है ना, कोई भी हो, अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो तुम्हें उसे पॉइंट साइज में इमेजिन करना होगा, पॉइंट साइज में ही इमेजिन करके चलना होगा, अनटिल एंड अनलेस कि उसकी हाइट जो है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो। जब तक उसकी हाइट क्वेश्चन के अंदर दी हुई ना हो तब तक आपको उसके हाइट में कुछ एक्स्ट्रा मान के नहीं चलना, आप उससे पॉइंट मान के चलेंगे। ठीक है, ये एक मान्यता होती है ना, आप ऐसे मान के चलोगे तभी आपके क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है सर, वो हाइट वाले क्वेश्चन में आपको करा के बता दूंगा। तो जिस पॉइंट से आप देखोगे ना वहां पे एक जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। और एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होते हो। अच्छा, एक और काम की बात इसके अंदर आपको मैं अभी बताता हूँ, आप जैसे जैसे आप इसके करीब बढ़ते जाओगे ना, आप देखना ना आपका जो एंगल होगा, ठीक है, ये θ1 है, ये θ2 है, और अगर ये θ3 है, तो आप देखना आप जितना करीब होते जाओगे आपका जो एंगल है वो बड़ा होता जाएगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो बड़े होते जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ थे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा छोटा होगा, इससे ज्यादा एंगल यहाँ फॉर्म होगा और उससे ज्यादा एंगल आपका यहाँ फॉर्म होगा। ये चीज को अगर आप फील करना चाहते हो सर ऐसा कैसे होगा, तो आप जब देखना ना आपके सामने है ना, अगर आप दूर खड़े हो ना, आपके सामने कोई चीज जैसे दरवाजा है ना, दरवाजे पे आप देखो ट्यूबलाइट लगी होगी आपके घर में, ठीक है, तो वो ट्यूबलाइट आप एक कॉर्नर से आप आके देखो, आप कॉर्नर से अगर आप ट्यूबलाइट को देखोगे, जैसे मैं अगर देखूं तो आप उसे ऐसे देख पाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाओगे तो उस ट्यूबलाइट को देखने के लिए आपको जो है ऐसे अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। ठीक है, आप एग्जैक्ट ऊपर अगर आ जाते हो तो उसके आप देखो कि जितना आप करीब जाओगे उस चीज किसी भी चीज के, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन को देखने के लिए अगर आपसे ऊपर है तो वो बढ़ते जाता है। इन शॉर्ट जितना करीब से मैं देखूंगा, ठीक है, अब समझो टावर एकदम यहाँ पे और मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, टावर अगर दूर है तो मैं यहीं से देख पाऊंगा उसका टॉप, बहुत ईजी है वो। तो ये कंसेप्ट आप इजीली समझ सकते हैं कि जितना आप उस ऑब्जेक्ट के क्लोजर जाएंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया मेरी चीजें?
ओके अब वैसे ही बातचीत हमें रखनी है एक एंगल ऑफ डिप्रेशन को लेकर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है देखो, जब आप हॉरिजॉन्टल लेवल से, ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट, मान लो आप यहाँ हो, आप यहाँ से ना, आप यहाँ से देख रहे हो, कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आप रह रहे हो 5 माले के बिल्डिंग पे ना, 5th फ्लोर 10th फ्लोर लेते हैं, 11th 12th फ्लोर ना, 5 माले बिल्डिंग बहुत छोटी लगती है, 12th फ्लोर पे आप हो, 12th फ्लोर, ठीक है सर। और वहां से ना आप जो है शाम के वक्त एकदम आराम से बालकनी में बैठ के आप जो है नीचे देख रहे हो, है ना, आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है सर। तो आप जो ना जब यहाँ पे देख रहे होंगे तो आप देखना कि आपकी गर्दन जो है उस टाइम पे, ऑब्वियस सी बात है आप 12th फ्लोर पे हो, आप अगर सीधे देखोगे तो आपको सामने वाला फ्लोर दिखाई देगा, है ना, 12th फ्लोर, लेकिन आपको तो नीचे देखना ना, तो नीचे देखने के लिए आपको ऐसा गर्दन जो है ऐसे झुकानी पड़ेगी उस केस में। और जब आप ऐसा गर्दन झुकाओगे उस केस में भी अगेन आपके यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा। देखो जैसे अगर ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन ये मान के चलो, तो आपने अगर अपने नेक को ऐसे नीचे की तरफ किया हुआ है तो एक एंगल फिर आप उसे नीचे करोगे, ठीक है। तो वो जो एंगल होगा ये ना, ये वो एंगल होगा, इस एंगल पे आपने उसे जो है डाउन साइड ऐसे किया हुआ है। तो इस यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? ये वो डिप्रेशन नहीं है जो तुम फील करते हो पढ़ाई ना होने की वजह से, है ना। साल भर तुमसे कहते रहे पढ़ाई कर लो कर लो, मैं तो नहीं करता, तुम्हारे घर वाले तो कह रहे होंगे, तुम्हारे ट्यूशन वाले सर कह रहे होंगे, तुमने की नहीं पढ़ाई, तुम डिप्रेशन महसूस कर रहे हो, मानसिक तनाव महसूस कर रहे होंगे आप, है ना। देखो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो फिर आपके लाइफ में ये वर्ड कभी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो तो वहां पे जो एंगल फॉर्म होगा उससे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। अच्छा इसमें काम की बात क्या होती है? अच्छा हाँ, इसमें भी ये कंसेप्ट अप्लाई होगा, है ना, ये कंसेप्ट इसमें भी, कि अगर ऑब्जेक्ट जितना दूर है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कम रहेगा। मान लो कि आप किसी को देख रहे हो, ठीक है, आप मैं मान लो यहाँ पे किसी को देख रहे हो और वो धीरे चलते चलते जो है मान लो यहाँ पे आ गए, है ना, अगर वो यहाँ आ जाती है तो फिर तुम जो है यहाँ से तो फिर तुम यहाँ देखोगे, है ना। अब तुम यहाँ क्यों देखोगे? तो आप देखो अब आपकी गर्दन जो है, आपकी गर्दन और झुक जाएगी ना, दिख रहा है उस, मान लो अगर आप देखना चाहते हो ना, मतलब आप ध्यान से ना आप उनको मतलब से नजर बनाए रखे हो आप, है ना, तो आपको जो है अपनी गर्दन और झुकानी पड़ जाएगी। उस केस में देखो आपका एंगल यहाँ तक था वो और इंक्रीज हो गया। इन शॉर्ट जितना ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा आपको ध्यान रखना है पास वाले ऑब्जेक्ट है ना, पास वाले पॉइंट का एंगल ज्यादा होता है, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो। अगेन इस चीज को हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, जो यहाँ पे था वही सेम लाइन ऑफ साइट कहा जाएगा, ठीक है। और ये θ2 है, आप ये θ1 है, ध्यान रखना कि θ2 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा θ1। क्लियर? अच्छा अब एक और चीज, ये यहां से यहां कैसा है, अब ये भी ध्यान से समझना, ये ध्यान रखना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो भी आप उस एंगल को यहां रख के सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल आपका यहां फॉर्म हो जाएगा। ये चीज कैसे होता है एक बार ध्यान समझना, ठीक है। पहले तो ये θ2 θ1 में मिटा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जरा ध्यान से देखना, इस चीज को भी मिटा देता हूं मैं, थोड़ी देर के लिए आप मिटा दो, ठीक है। चलो मान लो यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म हुआ, अब ये एंगल जो है यहाँ पे भी आएगा। अब देखो इसके पीछे बहुत बेसिक ज्योमेट्रिकल रीजन है। आपने पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा होगा कि जब भी ऐसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो इसका ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होता है। याद है जेड का शेप बनता है ऐसे, जब भी ऐसे शेप बनेगा तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। शेप अगर ऐसे बना तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा। पढ़ा होगा आपने ना 9th की ज्योमेट्री में। तो बस एग्जैक्ट वही देखो यहाँ पे है ना, ये दो लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल अपना ग्राउंड और ये हॉरिजॉन्टल है, दोनों पैरेलल है, और ये जो है ट्रांसवर्सल है उसका, तो मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आया? आई होप आपको समझ आ गया हो, समझ में आ जाना चाहिए आपको, है ना। तो ऐसे जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया। अब देखो इसका यूज करते हैं ना, अब इसे कैसे आपने करना है, ठीक है। देखिए अब आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री में मान लीजिए कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, कि जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री तो ना आप जैसे कवर कर रहे हो, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री तो सर हमने कवर नहीं की, तो सर ट्रिग्नोमेट्री अगर हमसे नहीं हुआ तो क्या ये चैप्टर भी हमसे नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी अगर ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी छूट भी गई हो ना, पूरी की पूरी अगर आपको ना समझ में आई हो, तब भी आप ये चैप्टर कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। मैं बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो, ठीक है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री छोड़ भी दी है तब भी आपको ये चैप्टर करने में दिक्कत नहीं आएगी। बस जो बातें आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट्स ध्यान से लिखना और नोट डाउन कर लेना। बस उतनी ही बातें अगर आपने पकड़ ली ना, तो आपको चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने में जरा से भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्या है वो ध्यान से रखना। आपको ये पता होना चाहिए कि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि sin थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है।
इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखना कि tan 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/√3 आएगी, ठीक है। 45 डिग्री पे tan की जो वैल्यू आती है 1 आती है, और 60 डिग्री पे जो tan की वैल्यू आएगी वो √3 आ जाएगी। सेम साइन में sin 30 1/2 हो जाएगा, sin 45 1/√2 और sin 60 आपका √3/2। बस इन मिनिमम वैल्यूज को अगर आप याद रखते हो तो आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम जरा सी भी नहीं आएगी। क्लियर? ये वो मिनिमम चीजें सर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, चैप्टर नंबर 8 की वो मिनिमम चीजें, आपको सिर्फ इतना अगर आता है तो आप पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री निपटा सकते हो। अब इस पे जरा हम बातचीत करेंगे परपेंडिकुलर बेस जरा क्या होता है। अगर मान लो आपको ये भी नहीं पता कि सर परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, तब क्या करेंगे? देखो वैसे तो अगर आपको ये नहीं पता है कि परपेंडिकुलर बेस क्या होता है तो फिर आपको रहन देना चाहिए ना, फिर आप अगले साल के लिए तैयारी करो फिर, है ना। परपेंडिकुलर बेस अगर तुम्हें नहीं पता है फिर क्या फायदा, 10वीं में आ गया ना, पता होना चाहिए तुम्हें। पढ़ाई लिखाई करो और परपेंडिकुलर बेस पता करो, है ना। चलो देखो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, तो इसमें इस साइड को परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको अपन हाइपोटेनियस कहेंगे, ठीक। हाँ, हालांकि परपेंडिकुलर और बेस जो है इंटरचेंज हो जाते हैं ना एंगल के अकॉर्डिंग, बट जनरली ना आप ये मान के चलेंगे कि जो साइड लंबी है उसे परपेंडिकुलर और इस साइड को अपन बेस और इसे हाइपोटेनियस कहेंगे। क्लियर? अब देखो इसका फायदा कहाँ मिलेगा ना, इसका फायदा हमें कहाँ मिलेगा? इसका फायदा तब मिलेगा, ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन के मैं टाइप समझा देता हूँ, किस किस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस के टाइप क्लियर हो जाएंगे तो आप जो है इजीली उसका यूज कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन में ज्यादातर है ना, ज्यादातर आपको जो है, देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल करते हैं अपन, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल हम करेंगे तो आपको जो है चीजें समझ में आ जाएंगी, एग्जाम्पल से जो है बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसका यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो अपन एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। क्लियर? चलो, तो पहले जो है एक नॉर्मल ना बहुत छोटा सा एक्सरसाइज में करते हैं, बाद में हम टेक्स्ट बुक का भी सवाल करेंगे, ठीक है। तो पहले एक नॉर्मल सवाल देखो, यहाँ पे आपको मान लो हाइट दे दी गई है, ठीक, और यहाँ पे एंगल बता दी गई है। क्लियर? तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कि इसका डिस्टेंस कितना है। बहुत आसान रहेगा, tan थीटा आपको लगाना है इस एंगल पे, दिख रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसे आप इजीली निकाल पाओगे। मान लो ये भी हो सकता है ना, आपको ये भी दे देंगे ना कि आपको हाइट दे रखा है ना, और आपको बोलेंगे कि आप ये निकाल दीजिए, है ना, ये वाली लेंथ, तो ये दिख रहा है आपको हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस, तो p/s करके आप sin थीटा से आप ये दोनों निकाल सकते हो। बहुत ही इजीली आपको करना है, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी आएंगे आपको 78 शॉर्ट्स वाले सीरीज में आएंगे, ठीक है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में अपन, ठीक है। इससे मैं इरेज कर देता हूँ, रन दो, है ना। लो, तो फटाफट से पेन कॉपी निकाल लो, हम एनसीईआरटी का एक एग्जांपल करने जा रहे हैं, एक मतलब कुछ एक आध एग्जांपल करेंगे जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। बोर्ड जो है साफ सुथरा अच्छा लगता है ना। आपने सुनी है वो कहावत कही जाती है ना, एक कहावत थी इसमें, क्या कहावत थी? कहावत ये थी, जब तक आप ना जो चीजें आपने लिख रखी, जब तक आप उसे नहीं मिटाओगे ना, तब तक आप उसको कुछ नया लिख नहीं पाएंगे। ये कहावत कहाँ काम आती है सर, आपने क्यों बताई, है ना। देखो ये काम यहाँ आती है कि जब आप पढ़ने बैठे तो बहुत बहुत जरूरी है कि आपका माइंड जो है एकदम फ्रेश होना चाहिए ना, फ्रेश रहे, और आप बाकी अन्य चीजों से दूर रहे, है ना। अन्य चीजों से दूर रहने का मतलब ये है, जब आप पढ़ाई करने बैठे उस वक्त आप अपना जो फोन होता है ना, फोन जैसे मैं लेके बैठा हूँ ना, उस फोन को आप साइड में रखें, ठीक है। फोन को आप साइड में रखें, और मतलब अभी नहीं, अभी तक फोन में आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी साइड में नहीं रखना है आपको साइड में रखना होगा बाद में, ठीक है। पढ़ाई करते नहीं, मतलब जैसे आप मान लो आप यूट्यूब पे चले गए ना, आप यूट्यूब पे, अभी आप यूट्यूब पे ही हो फिलहाल, ठीक है, अभी तो आप यूट्यूब पे ही हो, तो मैं ये नहीं बोला कि आप पढ़ाई के अलावा ना, पढ़ाई के अलावा आप इंस्टाग्राम पे आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। तो आप रील स्क्रॉल करते करते मान लो कि आप जो है घंटे स्पेंड कर देते हो, इन सब चीजों से आप दूर रहो ना, आपका मन जो है स्टेबल काम रहे ना, उस टाइम पे आपके मन में ये चीजें नहीं आनी चाहिए ना। अगर आप एकदम शांत हो, माइंड फ्रेश है आपका, तो आप जो भी आप पढ़ेंगे ना, आपको चीजें एक बार में समझ में आएंगी। आपने सुना वो साइकोलॉजिकल आपको कहा जाता है कि आपको मॉर्निंग में सुबह पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। यही रीजन होता है कि जब आप सो के उठते हो तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, एकदम फ्रेश फील करोगे आप, और आप सो के उठे, आप पढ़ने बैठ गए, समझो आपका बोर्ड, आपका जो माइंड है ना, वो पूरे बोर्ड की तरह ब्लैंक है, वहां आपने पढ़ाई कर ली 1 घंटे दबा के ना, आपकी जो पढ़ाई करी वो पूरी चीजें आपको याद रह जाएंगी, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश था। और वही अगर आप दोपहर को स्कूल से आने के बाद, मतलब मान लो कि आपका माइंड एकदम ऑलरेडी बहुत चिड़चिड़ा है ना, अब आप जो है मन ऑलरेडी चिड़चिड़ा और आप पढ़ाई करने बैठ जाओ, फिर तो आपको दिक्कत आएगी। उस टाइम पे चीजें पढ़ तो लोगे, लेकिन हाँ आपको याद रहे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है सर। तो थोड़ा पढ़ाई में मन लगाओ, देखो बोर्ड्स करीब आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत ऐसे आपको तुम्हें जो कुछ बताते रहूंगा,
चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में ना। तो पेन कॉपी ले लीजिए, एक क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है। इस चैप्टर की खासियत ये रहेगी कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर क्वेश्चंस पूरे पूरे लिखने चाहिए। कब तक? जब तक आप सब चैप्टर को अच्छे से समझ ना जाए। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। बेसिक मैथ्स वालों के तो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्या दिया? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। The tower stands vertically on the ground. अब इसका मतलब क्या हुआ? आप लाइंस पढ़ते जाइए और वहां से आप इमेज बनाते जाइए। एक टावर है जो वर्टिकली एक ग्राउंड पे जो है ऐसे खड़ी है, ठीक है। स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। आगे क्या बोला? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसमें लिखा गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये देखो जैसे मैं आपको कर रहा हूं ना, आपको एग्जैक्ट वैसे ही करना है, तभी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और ये डायग्राम दोनों समझ में आएगा। इस चैप्टर की मोस्ट ऑफ द सबसे खास बात यही है ना, अगर आपका डायग्राम बन गया समझो आपका 75% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सिर्फ डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम कैसे बनेगा? क्वेश्चन समझने के बाद, है ना। तो इसमें से अगर आप अंग्रेजी, है ना, बहुत सी दुविधा होती है ना, जैसे मान लो आप भले अंग्रेजी मीडियम के हो ना, लेकिन स्टिल बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते। तो उन चीजों का आपको जो है ध्यान रखना है। इंग्लिश ऐसा नहीं कि समझ नहीं पाते, किताब की जो लैंग्वेज होती है ना, जिस लैंग्वेज में सवाल दिया जाता है, वो लैंग्वेज समझना मुश्किल हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया जब टीचर आपको सवाल करा रहा हो ना क्लास में, आपको सब समझ में आएगा ना। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट की दिक्कत होती है कि सर क्लास में पढ़ाते उस टाइम सब समझ में आ जाता है, लेकिन घर जाके जब करने बैठते हैं ना तो हमसे सवाल नहीं बनते। बेटा उसमें ये दिक्कत होती है कि जब आप क्लासेस में जब आप पढ़ते हो या फिर जब टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो वहां पे वो क्वेश्चन आपको खुद समझा देता है। टीचर ने आपको क्वेश्चन वाला पूरा पार्ट समझा दिया, और क्योंकि आपको सवाल समझ में आ गया तो आपको जवाब बहुत इजीली मिल जाता है ना। जब आप घर पे बैठते हैं, जब आप नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो ये जो एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट है ना, जो टीचर ने आपको समझा दिया था, जो टीचर ने कवर कर दिया था, वो पार्ट आपका रह जाता है। आप सवाल समझ नहीं पाते, आपको खुद समझना पड़ता है। और जब आप खुद सवाल समझते हो और आप सवाल नहीं समझ पाते ना, इसलिए आपसे सवाल नहीं बनते घर जाने के बाद। तो बहुत बहुत बेसिक सा रीजन होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सवाल समझना सीखें। और कैसे आप सवाल समझेंगे? ऐसे जैसे आपको मैं सॉल्व करके एक एक लाइन आपको पढ़ के मैं बता रहा हूँ, तो चीजों को आप वैसे ही ध्यान से नोटिस करना, ताकि आपको सवाल समझना भी आए। इस सवाल को समझना कैसे, क्लियर? चलो, ये बहुत ही ज्ञान की बात बताई मैंने आपको ना, ये आपको फॉलो करनी चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground, from a point on the ground। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, चलो मान लिया यही वो पॉइंट है ना। कहाँ ले ले? ये पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। ये ग्राउंड तो यहाँ तक है, इसको मिटा दो। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away, which is 15 meter away, which is 15 meter away from the foot of the tower, from the foot of the tower, foot of the tower। अब ये क्या सर? ये जो पॉइंट है वो फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पे है सर। तो मान लीजिए कि ये जो दूरी है, ये दूरियां फिलहाल है, मतलब ये जो 15 मीटर की दूरी है सर, अभी भी है, आगे भी रहेगी 15 मीटर की दूरी, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब इसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब कोई यहाँ पे मेरी ग्रामर वाली गलती नहीं बताएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। मैं सिर्फ पहला सवाल लिख रहा हूं, ध्यान रखना, सारे सवाल अपन लिखेंगे नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर is found to be 60 degree, found to be 60 degree, clear? Find the height of the tower। आपको बताना है कि टावर की हाइट क्या होगी। Find the height of the tower, height of the tower। अब आपको बहुत ही सिंपली क्या अप्लाई करना है, आपको देखो बता रहा हूं। आपको जो है बताया गया कि आप इसे पहले ज्वाइन कर दीजिए, है ना। इस पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर 15 मीटर अवे, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपको बताना है सर कि टावर की हाइट कितनी होगी, ये ना आपको बताना है h। आपको जो है इस h की वैल्यू बतानी है, h। डन। अब देखो आपको कैसे करना है ना। मान लीजिए कि ये ट्राइंगल ABC बनाया हमने ना, ऐसा ABC, तो आपको पूरा ऐसे डिटेल्ड में लिखना पड़ेगा, है ना। लेट AB be the height of the tower, AB be the height of the tower, है ना। फिर that is AB is equal to H। हमने मान लिया कि AB is equal to H है ना।
and BC be the distance between the foot of the tower, between the foot of the tower and the point ठीक है, क्लियर, ठीक है, हमने इतनी चीजें मान ली। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, क्लियर। अब इतनी बातें आपको मालूम पड़ गई है ना, तो आपको आगे क्या लिखना है, नाउ इन ट्राइंगल ABC tan थीटा हम जानते हैं ना, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो इस ट्राइंगल के अंदर tan 60 इज इक्वल टू आपको परपेंडिकुलर, अब 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है AB अपॉन में बेस क्या हो जाएगा इसका, BC, यहाँ पे लिख देना आपको BC, है ना। tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू आपने h रखी और BC जब आपने 15 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 √3 इज इक्वल टू h आ जाएगा। मतलब आपकी हाइट जो है 15 √3 आ जाएगी। हाइट कितनी आ गई, 15 √3। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, आप √3 की वैल्यू जो है 1.73 रख सकते हैं, ठीक है, और 15 √3 में आप 1.3 यहाँ पे 1.73 रख दो, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको जो है इसकी हाइट मिल जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। हालांकि ये आंसर भी सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर √2 की वैल्यू याद रखनी होगी 1.41, है ना, और √3 की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, दैट इज 1.73, है ना, 1.732 ऐसा कुछ होता है ना, ये आपको याद रखना होगा, ये चीजें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। अच्छा, और कैसे सवाल आते हैं सर, और देखो एक आध सवाल बताता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान है ना, इस सवाल के अंदर जो है मैं आपको क्वेश्चन पूरा लिख के नहीं दिखाऊंगा ना, आपको सिर्फ समझा दूंगा, उसका सॉल्यूशन बता दूंगा मैंने क्या करना है आपको। जो देखिए हमारे पास अभी एक सवाल और है, ठीक है, जो साइन थीटा पे बेस्ड है। देखिए अब इसमें जो है आपके एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल, ठीक है, 9.1 का पहला सवाल, उसको मैं यहीं पे बता देता हूं, ठीक है। देखो क्या है सवाल हमारा, तो सर हमारा सवाल ये है, देखिए एक गर्ल के बारे में बताया गया, सर्कस आर्टिस्ट है क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब इसका डायग्राम देखो कैसा बनेगा, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप है ना, रोप यानी लस्सी, उस पर चढ़ रही है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि रस्सी पे चढ़ने के लिए ना, रस्सी जो है ऑब्वियस सी बात है, रस्सी ऐसे बंधी होनी चाहिए तो ऐसे बंधी होनी चाहिए, अब रस्सी ऐसे थोड़ी को चढ़ पाएगा ना, तो ये जो है उसकी 20 मीटर लॉन्ग रोप हो गई, 20 मीटर, ठीक है, हमने ये इतना मान लिया। which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, है ना, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि इसको टाइटली स्ट्रेच करके बांधा गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, इस पोल के टॉप से लेके ग्राउंड के एक पॉइंट पे ऐसे बांध दिया गया है, बस हो गया ये 20 मीटर लॉन्ग रोप। आगे क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि इस पोल की हाइट कितनी है ना, अगर इसमें बना हुआ एंगल जो है यहाँ पे वो 30 डिग्री का है तो। बहुत आसान, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ आपको डिस्टेंस देके हाइट पूछ लिया गया, यहाँ आपको हाइपोटेनस दिया और आपको ये हाइट पूछा हुआ, यानी परपेंडिकुलर दिख रहा है P/H, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, साइन थीटा का रिलेशन आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो आप क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h और आपका हाइपोटेनस कितना है 20, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आ गया h/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 20/2 इज इक्वल टू h आ जाएगा, ये कट के 10 मीटर आपका आंसर आ गया। मतलब पोल की हाइट जो है वो 10 मीटर आएगी। ऐसे ही कुछ छोटे मोटे आपको सवाल आते हैं, एनसीईआरटी का एक सवाल ये भी है, जरा ध्यान से देखो, उस सवाल में आपको ये बताया जाता है कि एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, नहीं 1.5 मीटर नहीं, हाँ 1.5 मीटर कह सकते हैं ना, एक लड़का जो है 1.5 मीटर टॉल है, तो मान लो कि ये लड़का है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है, हमने मान लिया, ठीक है। अब वो एक पोल से 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, कितना, 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। अब आपको बात है कि 1.5 मीटर उसमें हाइट दी हुई है, तो आप यहाँ पे पॉइंट नहीं मान सकते। अब 1.5 हाइट दिए तो आप जरा सोचना, आप यहां से इसको ऐसे ज्वाइन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि लड़का पैर से थोड़ी देखेगा यार, वो अपनी आंखों से देखेगा, और आंख तो यहाँ पे होंगी ना, तो आपको मेजर जो है यहाँ से करना पड़ेगा, यानी आपको ये ऐसे रखना पड़ेगा और आपको जो है इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे आप, डन। अब ये लड़का जो है यहाँ से टॉप से इसको देख रहा है, हाँ डिस्टेंस 28.5 है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 28.5 का डिस्टेंस है यहाँ पे, क्लियर।
बताया गया है क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। अब आप जरा ये बताइए कि टावर की हाइट कितनी होगी। अब जरा समझना, जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे आपको टावर की हाइट, आपका ट्रायंगल यहां से बन रहा है, तो आप जो हाइट निकालोगे वो हाइट एक्चुअल में सिर्फ इतनी होने वाली है, ध्यान रखना, है ना। लेकिन आपको टावर की हाइट बतानी है, जब पूरी हाइट बतानी होगी तो आपको टॉप से लेकर बॉटम पे, क्योंकि टावर भाई हवा में थोड़ी लटकेगा, टावर तो जमीन तक आएगा ना, ये जमीन तो यहाँ पे आपकी, तो आपको ये पूरी हाइट निकालनी होगी यहां तक, ऐसे कह देते हैं अपन कैपिटल एच। बात समझ में आ गई। ऐसा सवाल एनसीईआरटी में सेम यही सवाल है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सवाल को करने का तरीका जरा ध्यान से देखना, ये अगर 28.5 है तो क्या ऊपर वाला भी 28.5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई सेम डिस्टेंस रहेगा ना आपके पैर से लेके आपकी आंखों तक, है ना, रेक्टेंगल बन जा रहा है, ये 28.5 ये भी 28.5। अब जरा देखो tan 45 जब आप अप्लाई करोगे तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर आप करते हो तो tan 45 1 होता है और परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपको मिलेगा यहाँ पे बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब जितना इसका बेस होगा उतना ही परपेंडिकुलर होगा, मतलब अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है कि जब भी इसका एंगल अगर 45 डिग्री दिया हो तो आंख बंद करके आपको देखना है कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब हमें क्या मिल गया यहाँ से, है ना, कि हमें मिल गया h इज इक्वल टू 28.5 मीटर। अब मान लो मुझे कैपिटल H निकालना है सर, कैपिटल H यानी टोटल हाइट निकालनी है ना, ये स्मॉल h प्लस ये 1.5 मीटर लड़के की हाइट इसमें जोड़ दूंगा तो मैं जमीन पे पहुंच जाऊंगा, यानी मुझे h इज इक्वल टू h प्लस 1.5 मीटर ऐड करना है, दैट इज 28.5 प्लस 1.5 मीटर, और ये तुम्हें दे देगा कितना 30 मीटर, मतलब टावर की जो हाइट थी वो 30 मीटर थी। तो ये कुछ छोटे मोटे ऐसे चुन्नमुन्ने सवाल आने वाले हैं आपके पास, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज का लेक्चर पूरी तरह समझ में आया होगा, आपको जो चीजें समझ में आ जानी चाहिए। और बिना ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तब भी आपको मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी आपका काम बन जाएगा, तो बनना चाहिए ना। चलिए, तो नोट्स वगैरह बना लेना, चीजों को कंप्लीट कर लेना, है ना। और बहुत जल्द हम अपने सिलेबस को खत्म करने वाले, सिलेबस खत्म करने के बाद 75 डेज से हम बहुत पहले सिलेबस, ऑलमोस्ट 10-12 दिन पहले हम सिलेबस अपना खत्म कर लेंगे ना। तो उसके बाद क्या करने वाले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए ना, कि सर सिलेबस खत्म अगर जल्दी करते हैं 75 डेज से पहले तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वो चीजों पर भी अपन, है ना, बातचीत करेंगे, बाद में करेंगे ना। चलो फिर मिलते हैं ना, चलो बाय।